हेलो साथियों, कैसे? मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी में सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और किस लेवल से हमको उसको तैयारी करना है, क्या क्या चीजें हमको सीखनी है और क्या हमारा प्लान होना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा और कैसे कैसे आपको सॉल्व भी करने हैं। और खास इसके साथ आपको ये सीखना होगा जो इसका पैटर्न चेंज हो गया है, किस प्रकार चेंज हुआ है। तो खास करके हम पैटर्न में बात करेंगे। जैसा आप सुने भी होंगे, कॉलेज स्कूल हर जगह आपको ये बताया जा रहा होगा कि आपका ये जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी में करा रहा है, यानी इसमें आपका एक खंड अ कर दिया है, एक खंड ब कर दिया है। खंड अ में आपको ओमियार बेस्ड पर भी एग्जाम कराए जा रहे हैं। जैसे 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन जो हैं आपका वह ओमियार सीट पर ही कराए जा रहे हैं। तो आपको सारी जानकारी हम देंगे, कौन क्वेश्चन कौन से नंबर पे पूछेगा, कैसे पूछेगा और जवाब भी आपको कैसे देना है, और हिंदी का कितना पेपर कितना शानदार और कितना आसान होता है, इसकी भी चर्चा हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया आज जो हम टॉपिक की बात उठाएंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी। और हिंदी में आप सभी को पता है हिंदी कक्षा 10 की बात करेंगे। तो हिंदी में आप सभी को स्टूडेंट को पता है कि आपका जो मैक्सिमम मार्क होगा यानी पूर्णांक वो टोटल आपका कितना होगा 70। यानी से कहा कि हिंदी ये आपकी हम कक्षा 10 की बात करेंगे। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो भैया इसका मैक्सिमम मार्क होगा यानी पूर्णांक वो आपका 70 मार्क्स का होगा। ये सभी स्टूडेंट को ये पता है। हम ये भी जानते हैं सर, जो आपका टाइम दिया जाता है वो टाइम भी आपका होता है 3 घंटा 15 मिनट। ये आप सभी को पता होना चाहिए, 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है और आपको 3 घंटा टोटल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो आपने ये चीज सीख लिया कि टाइम आपका 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया है। 15 मिनट में आप चाहे पढ़ लीजिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टाइम और कम बचा लेते हैं, 2-5 मिनट में ही पढ़ लेते हैं और वो फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखिए सभी स्टूडेंट 3 चीजों का वेट करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पहला वो वेट करते हैं कहीं से जुगाड़ बन जाए। दूसरा नंबर वो ये देखते हैं कि अगर बगल से हम देख लें। तीसरा नंबर वो चांस रहता है उनका कि कैसे इसको लिखें। लेकिन जो समझदार होते हैं, जो घर से पढ़े लिख के बढ़िया से एकदम मल्टी टैलेंटेड होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, मेहनत करके जाते हैं, वो इस सब चक्कर से दूर रहते हैं। वो ये अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि 1% की नकल की जरूरत नहीं है और सब कुछ हमें अपने मन से ही करना होगा। यह प्लान वो बना लेते हैं। इसलिए जैसे इनके सामने क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता है, 2-5 मिनट के अंदर उसको पढ़ लेंगे और पढ़ने के तुरंत बाद वो अपने क्वेश्चन समय को बर्बाद नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, अपना क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। और ये बहुत ही वो समय भी उनके पास बचता है और अपने सारे प्रश्न का एक ठीक से आंसर भी दे पाते हैं। पेपर बहुत ही अच्छा जाता है और जिससे वो बहुत खुश भी होते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया। तो ये अच्छा जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपकी तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। तैयारी जितना बढ़िया रहेगा उतना बढ़िया काम करेगा सर। तो टाइम 3 घंटा 15 मिनट मैंने दे दिया आपको। मैक्सिमम आपके पास 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ आपको ध्यान देने की बात रहेगी कि आपका प्रश्न पत्र दो भागों में विभक्त है। कौन कौन से हैं? खंड और तथा खंड ब। ये देखिए मैं लिख भी दे रहा हूं। तो ये खंड अ और खंड ब में ये आपसे दो खंड है, खंड अ और खंड ब। यहां देखिएगा खंड अ और खंड ब 2 में विभक्त किया है। अगली बात खंड अ में 1 से लेकर 20 तक प्रश्न
बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय यानी आपसे OMR सीट पर इक्वेशन कराएगा ना, बहुविकल्पीय होगा लिख दे रहे हैं। ये देखिए सबसे पहली बात, ये बात आप सभी को ध्यान देना होगा। अगली बात, खंड ब में लिखित प्रश्न देने होंगे, प्रश्न देने होंगे। ये देखिए आप अगर इतनी बात समझ चुके होंगे तो सारा चीज आपका कंफ्यूजन ही दूर हो गया होगा। हिंदी क्लास 10 जो मैक्सिमम मार्क है वो 70 नंबर है, टाइम आपका 3 घंटा 15 मिनट का है। और मैंने बताया आपका ये जो प्रश्न पत्र है ये 2 भागों में विभक्त है, एक होता है खंड अ तथा खंड ब। खंड अ में 1 से 20 तक प्रश्न बहुविकल्पी OMR सीट के पूछे जाएंगे और ये जितने भी क्वेश्चन है एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होंगे, यानी ये आपका 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये 20 नंबर के आपका ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये खंड अ आपको 20 नंबर दे रहा है। खंड ब में लिखित प्रश्न देने होंगे आपको, जब भी मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि खंड ब में लिखित प्रश्न होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं जो खंड आपका ब है यह 1 प्रश्न से शुरू होगा और ये आपका जाएगा 9 तक। प्रश्न 1 से लेकर खंड ब में बात करेंगे तो 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाएंगे, यानी 1 से 9 तक प्रश्न का आपको लिखित उत्तर देना है। क्या क्या पूछेंगे ये भी मैं आपके बीच में चर्चा कर रहा हूं। तो चलिए ये चीज तो बताने की जरूरत नहीं, यहां बताएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खंड ब में लिखित की ही बात कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आइए आपसे शुरू करते हैं और 1 से 9 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। यहां लिख दे रहे हैं क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए यहाँ आपका पूरे प्रश्न का व्याख्यान करेंगे कि आपसे यहाँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 में जब आप बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा, गद्य। देखिए प्रश्न संख्या 1 में आपसे गद्य पूछेगा। गद्य में आपको संदर्भ लिखने होंगे और प्लस आपको व्याख्या भी देने होंगे। संदर्भ प्लस व्याख्या देने होंगे और ये आपको 6 नंबर देके जाएगा, यानी 6 मार्क्स आपको देके जाएंगे। 6 नंबर का काम यहां पर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 की बात कर लें। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पद्य पूछेगा, पद्य भी आपका संदर्भ पूछ लेगा और प्लस आपसे व्याख्या पूछ लेगा और ये भी आपको 6 नंबर देके जाएंगे। अगर हम प्रश्न 3 नंबर की बात कर लें तो प्रश्न संख्या 3 में आपसे संस्कृत का जो गद्य रूप है जो आप पढ़ते हो केवल उसे, इसका आपको सीधा सा संदर्भ दे देगा और आपको अनुवाद करने के लिए भी देगा और जिसके कारण आपको यहाँ 5 नंबर दिए जाएंगे। 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। सबसे शानदार बात। अगला बात पढ़ें तो प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 में संस्कृत फिर पूछ रहा है आपसे, लेकिन सर इसका जवाब संस्कृत होगा, वो पद्य होगा। इसमें भी आपसे संदर्भ पूछ लिए जाएंगे प्लस इसके साथ साथ आपसे अनुवाद पूछा जाएगा और ये भी आपको 5 नंबर देके जाने वाले हैं। अगला प्रश्न आइए प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। आपको क्या करना है कि खंड काव्य लिखना है। खंड काव्य हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग अपना खंड काव्य होता है और ये खंड काव्य ज्यादा नहीं कुछ 3 नंबर आपको देके जाएगा। चलिए यहां तक भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आप लोग का यहाँ सारे प्रश्न यहाँ पूछ रहे हैं आपसे, कुछ छूटा तो नहीं, कुछ छूटा नहीं है। अब अगर आप देखना भी चाहते हैं तो देख भी सकते हैं, एक भी प्रश्न छूटा नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये बात एक बार समझा देते हैं। देखिए
यानी 6 6 12, 6 6 12 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे और 5 5 10 और यहाँ 3 नंबर। ठीक है, और देख रहे हैं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं डाल दिया। ठीक है, बाकी तो कोई भी, हाँ यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 5 तक तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है, यहाँ तक आपको कंफर्ट होना चाहिए। आपको लेखक की जीवन परिचय लिखना होगा और ये आपको दिख जाएंगे 5 नंबर। प्रश्न संख्या 7 की बात कर रहे हैं। 7 में आपसे यहाँ आपको ये बात और ध्यान देना होगा, इसमें क होता है, इसमें ख होगा और ख में कवि की जीवनी लिखना है आपको ना, कवि की जीवनी लिखना है और ये भी आपको कितना देगा 5 नंबर देके जाने वाला है। प्रश्न संख्या 7 की तरफ चले तो आपको एक श्लोक तैयार रखना है। श्लोक आपको लिखने के लिए आएगा, एक श्लोक लिखने के लिए आएगा और ये भी आपको देके जाने वाला है मात्र 2 नंबर। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर में आपसे संस्कृत में ना 2 प्रश्नों का, ठीक है, प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर न देने के लिए आएगा। आपको 2 ठोक करने रहेंगे, ये आपको 4 नंबर देके जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट है, आपसे एक निबंध पूछ लिया। निबंध में आपसे पूछा है कि निबंध लिखिए और आपके 9 नंबर देके जाने वाले हैं। देखिए बच्चों, पहली बात तो एकदम आसान हो गया है। एकदम आसान अगर आप देखिए तो आपका तैयारी होना कैसे चाहिए, आपका प्लान हिंदी पे कैसे होने चाहिए। प्लान अगर आपके बढ़िया है तो उस प्लान के अनुसार आप काम करोगे, आपकी सारी तैयारियां हो जाएंगी। अभी ये भी बताएंगे कि आपका 1 से 20 में कहां क्या पूछता है। देखिए पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि पद्य ये कहानी जैसा होता है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। कोई टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए कोई बड़ी बात नहीं है। आप बुक उठाओ, चैप्टर 1 शुरू कर दो जो गद्य है। मैंने पहले बता दिया था गद्य किसे कहते हैं। गद्य उसे कहते हैं ना जिसे हम क्या करते हैं, केवल पढ़ लेते हैं। और गद्य का मतलब पद्य का मतलब गाते हैं, जो गाते हैं वो पद्य है। और गद्य जो होता है इसे कहानी की तरह पढ़ते रहे। तो आप देखिए जो कहानी की तरह आता है उसको कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसमें आप पढ़िए, उसके भावार्थ को समझो। और ये देखना होगा कि ये चैप्टर फर्स्ट है, इस चैप्टर का नाम ये है और इसके लेखक या कवि ये हैं, लेखक ये है, तो ये इसके लेखक हैं और ये इन्होंने क्या भाव लिखा है, इसका भाव निकल कर क्या आ रहा है, इसके बारे में आप लोग जो है कि लिख देंगे। 6 नंबर आपका मिल जाएगा। पद्य में मैं भी कोशिश करूंगा आपका पूरा आंसर, वैसे मैं क्लास में पूरे टोटल ये मैं पढ़ा दिया हूँ। पद्य में मैंने एक चैप्टर भी नहीं छोड़ा है, कोचिंग सेंटर क्लास में मैंने ये सारे टॉपिक्स को कवर कर दिए, पूरा पढ़ा दिया है, पूरे अर्थ वाइज अर्थ। फिर भी अगर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड करा पाऊं पद्य का। संस्कृत गद्य आ जाइए। संस्कृत गद्य में आपको सबसे आसान तरीका ये रहेगा कि संस्कृत में आप लोग क्या करिएगा, जैसे वाराणसी जो चैप्टर है, चंद्रशेखर आजाद चैप्टर है, ऐसे 1-2 चैप्टर ऐसे जहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। एक वीर चैप्टर है ना, तो उस चैप्टर को 1-2-3 चैप्टर से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए, आप वो क्वेश्चन बैंक में जो दिया उसके अनुसार भी आप पढ़ लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, आ जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है। संस्कृत पद्य क्या होता है, श्लोक, ये श्लोक पूछेगा और ये श्लोक पूछ लेगा सुभाष रत्नानी से। जैसे यहाँ देखिए एक श्लोक इसमें पूछा है ना, अभी मैंने क्वेश्चन नोट कर रहे थे तो मैंने देखा, तो क्वेश्चन नोट कर रहे थे तभी इसमें देखिए लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें श्लोक लिखा है और मैंने आपको बताया सुभाष रत्नानी, वो चैप्टर में आप देख लेना है आपको। और जैसे वाराणसी में जो आप लोग देख लो एक श्लोक लिखा है, वीर वाले चैप्टर में एक श्लोक लिखा है, तो ऐसे ही 2 चैप्टर में जो श्लोक लिखे गए हैं ऐसे श्लोक को आप लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो वो पढ़ लेंगे तो आपका वो पद्य का काम हो जाएगा और एकदम बहुत अच्छे बढ़िया नंबर आपको 5 नंबर आराम से उठा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम इजी वे में उठा लेंगे। तो ये आपका हो गया कि क्या क्या कहां से क्वेश्चन पूछता है और किधर से पूछता है, कितनी तैयारियां कैसे करा दे। देखिए जिसमें इसमें पूछ लिया है सर्वे भवन सुखिया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् बन्धनं मरणं विजयो वा पराजयः उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता।
इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है। मैं क्या कर रहा हूं कि संस्कृत में जितने श्लोक दिए हैं सुभाष रत्नानी को लेकर उस सब को आप पढ़ें और उसका अर्थ निकालें, है ना। तो जब आप ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। मैं क्लास में पढ़ाया भी हूँ सुभाष रत्नानी और संस्कृत के जो श्लोक हैं मैं एक तरफ से तक सबको एक को पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो कोशिश ये भी करूंगा कि यहाँ पे समय अगर बच रहा है तो इसका भी पद्य वगैरह आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकूं तो बहुत ही आसानी जीवन में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि वंदनम वर्णम विजयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। चाहे बंधन हो चाहे मरण हो, ठीक है ना, चाहे हार हो चाहे जीत हो, सभी रूप में जो वीर होते हैं वो समान होते हैं, अर्थात वो कभी बदलते नहीं हैं। तो कहने का उम्मीद अर्थ ये है मेरा कि जितने भी श्लोक हैं इनको आप हर हाल में तैयार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं भैया, अब आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये है कि अब आपको यहाँ ये बात समझ में आ गई, अब खंड काव्य आ गया। जितने स्टूडेंट प्रयागराज से हैं वो अगर पूजा तैयार कर लेंगे, जो जौनपुर जिला से हैं वो जो है कि कर्ण खंड काव्य याद कर लेंगे। कर्ण खंड काव्य होता है उसमें 7 सर्ग होते हैं, 7 सर्गों को याद कर लो, एकदम कहानी जैसा है। क्वेश्चन बैंक उठाओ, क्वेश्चन पीछे दिया है, एक बार उसको लिख लो, ऑटोमेटिक आपको कहानी समझ में आ गया, लिखना तैयार हो जाओगे, खुद ही आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कहानी जैसा है उसमें सर्ग के अनुसार बांट दिया और सर्ग के अनुसार तैयारी करोगे एकदम आसानी से हो जाएगा। अब आता है लेखक की जीवन परिचय। भाई इसको कौन बताता है, कवि का जीवन परिचय, ये क्या बताना है आपको? सीधा से हेडिंग लिख लेना है लेखक का जीवन परिचय और आप सीधा उनका जीवन परिचय लिखिए, लास्ट में एक छोटा सा हेडिंग डाल दीजिए रचनाएं, 1 2 3 तो रचना भी लिख लीजिए, इससे आपका अच्छे मार्क्स हो जाएंगे, है ना। इनका पूरा बायोडाटा आ गया, तो ज्यादा ये हार्ड नहीं है, ये सब तो आप पढ़ ही सकते हो। अब बात आती है एक श्लोक, भैया एक श्लोक है आप याद कर लो, कोई भी एक श्लोक याद कर लो, आसान एकदम सरल तरीके से सुभाष रत्नान से ही 1 2 श्लोक उठा लीजिए, उसको ही याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना, संस्कृत जो प्रश्न के संस्कृत में उत्तर देने हैं, मैं गारंटी ले रहा हूं क्वेश्चन बैंक के जितने भी संस्कृत में प्रश्न दे रहे हैं उतने को केवल आप 1 नहीं 5 बार पढ़ लो, 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ लीजिए, बढ़िया से रिपीट कर लीजिए, आपको इस संस्कृत के उत्तर आप इजी वे में दे पाओगे। बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन भी पूछते हैं और बड़े ही आसान इसके आंसर भी होते हैं, ये नहीं बहुत बड़े-बड़े होते हैं, कोई दिक्कत हो तो ये आपको याद हो जाएगा। अगली बात आता है निबंध। निबंध मैं आपको एक बार लिखने के लिए भी बता दूंगा, उसमें हेडिंग वाइज से लिखा जाएगा, ऐसे मनमानी नहीं लिखना है कि आप चाहे जैसे लिखना शुरू कर दें। तो इसको भी आप लोगों को क्या करना होगा, निबंध भी हेडिंग वाइज, पहले प्रस्तावना आपने हेडिंग बना लिया, फिर आप लोग क्या करेंगे, जैसे पर्यावरण पे आया है तो पर्यावरण का लाभ क्या होता है, पर्यावरण से हानि क्या होती है, इसको कैसे बचाएं, पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है, और लास्ट में हम लोग देते हैं उपसंहार। तो उपसंहार देते हैं आप कहीं ना कहीं देखिए, पहले क्या होता था भैया, पहले आपसे एक दे देता था संस्कृत में, हिंदी में दे देता था, कहता था इसका ट्रांसलेट करो संस्कृत में, तो बहुत अच्छे नहीं कर पाते थे और आराम से उनका 7 नंबर 8 नंबर कट जाता था। अब वो सब झंझट खत्म हो गया है, आप इजी वे में पूरा पेपर तब याद कर सकते हैं। अब अगर मैं कहूं कि खंड अ में, तो खंड अ में हिंदी साहित्य, आपको पता होना चाहिए खंड अ में हिंदी साहित्य से क्वेश्चन और प्लस आपका जितना भी ग्रामर है ये टोटल उठा के कर दिया है खंड अ में, ऑब्जेक्टिव टाइप में कर दिए। अब ग्रामर पोर्शन में अगर बात करें तो इसमें जैसे आपका हो गया रस, आपका हो गया यहाँ छंद, छंद के बाद आपका हो गया अलंकार, उसके बाद में आपका हो गया समास, और उसी के बाद में जैसे आपका आ जाए समास के बाद हमने ले लिया संधि ले लिया, संधि हो गया और समास हो गया, पर्यायवाची भी लिख लीजिए, ठीक है ना। तो इतना आपको इस पर से ध्यान देना होगा, संधि, समास, अलंकार, छंद और रस, पहले इतना तो तैयार करो। ये सारी चीज ग्रामर में आप सभी को एकदम रटा होना चाहिए। इसके साथ आप सबको विभक्ति हो गई, जैसे विभक्ति प्लस वचन वगैरह ये सब आप सभी को याद होना चाहिए। हे राम हे राम हे राम राम, ये जो विभक्ति होती है, वचन आप जानते हैं, एक वचन स्त्रीलिंग है ना, एक वचन पुरुषलिंग में ना, आप ये जो इसमें आप लोग देखिए उसमें आपका नहीं दिया जाता है पठन, तो ये क्या होगा कि ये सब हिंदी के सिंपल सी बातें, अगर एक बार प्रैक्टिस कर दोगे तो ऑटोमेटिक वो आपको याद हो जाएगा। तो ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत इजी वे में है,
आप एक दो बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, अब आप ये सोचो बिना प्रैक्टिस किए ही सब आप पूरा बिना तैयार किए वो कर लो। आज से आप इस सिस्टम बना लो, मुझे इतने सारी चीजें पढ़ने हैं और आप चाहो तो 70 में से 70 नंबर ला सकते हो आराम से, 70 में से 70 नंबर ला सकते हो शानदार तरीके के साथ। रस में अगर बात करें, रस में 2 पढ़ने थे, एक आपका था हास्य रस और अगला वाला था आपका करुण रस। परिभाषा भी बताए थे हमने, क्या मैंने बताया था कि किसी आदमी की वेशभूषा चेष्टा को देखकर हमारे मन में जो विनोद का भाव जागृत होता है हास्य रस कहलाता है। उदाहरण आएगा, क्या कहेंगे, हंसे भाजे देख दुल्हा दिगंबर को पाहुंजे आवे हिमांचल के उत्साह में, हंसे भाजे देख दुल्हा दिगंबर को और पाहुंजे आवे हिमांचल के उत्साह में। ये तब की बात की जा रही है ना, ये तब की बात की जा रही है कि जब ना यहाँ हंसने की बात हो रही है। जब बारात वगैरह गया था उनके यहाँ नरसिंह जी की बारात गई थी, तो वहाँ हंसने की बात आ रही है, सब लोग देख के क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ये क्या है कि ये छोटी छोटी चीजें अगर आप लोग को तैयार होती हैं तो जो है कि शानदार तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगर ऐसे हम करुण रस की बात करें तो करुण रस क्या होता है, करुण रस में हम लोग क्या करते हैं कि शोक नामक अस्थायी भाव विभाव भाव संचारी भाव से पुष्ट होकर तैयार होता है, उसे हम लोग कहते हैं करुण रस। वो पीछे कौन सो रहा है, जरा उठ जाइए तो इधर देखिए, मेरी तरफ इधर देखिए, ध्यान से देखा करिए, पढ़ाई में तो स्पेशल केयर करिए, ऐसे पढ़ाई लिखाई होता नहीं है हमारे। देखिए है ना, पहले सोचिए हम करें जो प्लान से बता रहे हैं उसी प्लान से अगर आप तैयारी करो तो आपका पूरा दिन तैयार हो जाए। 20 बार चिल्ला रहे हैं, समझा रहे हैं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतने का केवल अगर प्रिपरेशन बढ़िया से सोने तरीके से करिए, पूरा ये सब का फेयर बना लो, जितना सारी चीजें बता रहा हूं फटाफट फेयर बना लो। लेखक का जीवन 2-3 ठो इनका आगे 2-3 ठो इनको याद कर लो, 2-3 इनको याद करो, पक्का फंस जाएगा। एक क्वेश्चन आना ही तय है, श्लोक याद कर जाओ, संस्कृत के प्रश्न आप लिखना शुरू कर दो, थोड़ा बहुत ज्यादा थोड़ी ना, 2-4 चैप्टर के लिख के तैयार कर दो, निबंध 1-2 प्रैक्टिस कर लो, इतना मस्त शानदार आपका आराम से लिखिए। इधर आपका हो जाएगा कितना, 13 14 15 15 5 20 20 5 25 नंबर आपका यहाँ से बन जाएगा। इतना आसान से क्वेश्चन तैयार है। खंड काव्य बता रहे हैं, यहाँ देखिए ये सब पढ़ना शुरू करिए। आप सोचेगे तो टाइम कुछ नहीं है, सोचोगे तो टाइम बहुत है, आप मेहनत लग जाइए, मेहनत कर लीजिए। अगर अच्छे से मार्क्स आपको लाने हैं तो अगर हिंदी में चाहते हैं 70 में 70 में करके आऊं तो आपको इस प्लान का फॉलो करना ही पड़ेगा। इस प्लान का फॉलो करके आप चलेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हिंदी कहने में होता है कुछ नहीं है, चलो बदनाम पढ़ रहे हैं, बाद में समझ में आता है। जब 2-3 पेपर रह जाएगा तो खोल खोल के क्या पढ़ोगे, जाओगे ज्ञान में भूल जाओगे। एकदम कंठस्थ कर लो, पढ़ के कोशिश करो, बढ़िया से शानदार तरीके से ट्राई करो कि हाँ इसको कैसे पढ़े, कितना आ जाए। समझना, मैंने कहा ना करुण रस शोक नामक अस्थायी भाव विभाव भाव संचारी भाव से पुष्ट होकर तैयार होता है, करुण रस कहलाता है। उदाहरण इसके बहुत है, जैसे कृष्ण भगवान रोते हुए बता रहे हैं, किससे ना, अपने मित्र से, उद्धव से करें क्या कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव जी मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। तो ये भी आपका करुण रस है, जहां आपके मतलब शोक की भाव उत्पन्न हो, है ना। और उदाहरण है, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, हे पक्षियों, हे मृग, ऐ हिरणों, ऐ पेड़ पौधे लताओं, बताओ क्या आपने मेरी सीता को देखा है। ये आपके क्या है, करुण रस। बहुत उदाहरण है वो करुण रस, करुण रस के बहुत उदाहरण है ना। तो बहुत सारे उदाहरण है, कोई भी उदाहरण आप बता सकते हैं। छंद में मैंने बताया था 2 पढ़ लो, एक आप याद कर लो रोला, एक पढ़ लो सूरठा। रोला में मैंने बताया था कि यह ना, इसमें क्या होते हैं कि 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं, चारों चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। और ये 4 चरण होते हैं, लेकिन इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे इसका उदाहरण हम बात करें रोला का, को पापी पंचत्र प्राप्त सुनी जगमग धामत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौ चंद मचावत, पैतकिता की लोत त्रिपत गा के तट लावत, और 9-11 होत 3-5 ही विसरावत। उसके बाद सोरठा आता है,
इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती। इसका उदाहरण क्या है? जो सुमिरत सिद्ध होई, अरे गणनायक करी वरह बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब इसमें मात्रा भी लगाना होता है गुरु, लेकिन अब एक साथ में ये सब पढ़ा दें तो ऐसा नहीं हो सकता। एक एक टॉपिक उठाते रहेंगे, एक दिन रस पढ़ा देंगे, एक दिन छंद अच्छे से व्याख्या कर देंगे, अलंकार पढ़ा देंगे, समास पढ़ा देंगे, संधि विभक्ति वचन, ये फटाफट एक दिन पढ़ा देंगे। ये सब एक एक टॉपिक वाइज पढ़ा देंगे तो आप लोग को एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपका अलंकार होता है। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार दो शब्द से मिलकर बना है। अलंकार इस कार्य करता है शोभा बढ़ाने वाला। इसमें आप श्लेष पढ़ लो, उपमा पढ़ लो, रूपक पढ़ लो, इन सब के अपने अलग अलग बहुत छोटे छोटे उदाहरण दिखा देंगे, बहुत छोटे छोटे। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अरे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अगर ये मैं बात करूं तो ये आपका जो उदाहरण होता है, ये आपका उदाहरण हो जाता है किसका? न श्लेष अलंकार का, ठीक है ना। फिर आप लोग पढ़ेंगे पीपर पात से मंडोला, ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं, जो टॉपिक आएगा उसके साथ हम लोग पढ़ते चलेंगे। समास में द्विग समास पढ़ लो, द्वंद्व समास पढ़ लो। द्विग समास क्या होता है? जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो उसे द्विग समास कहते हैं, जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो द्विग समास कहते हैं। चौराहा 4 राहों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह। इतना आसान है। संधि में भी आप यहाँ संधि पढ़ लो, बात खत्म। तो इतना आसान है, हिंदी अच्छे से अच्छे नंबर आप उठा सकते हो। बचा क्या? हिंदी में कुछ बचा नहीं, केवल हिंदी साहित्य बच रहे हैं। हिंदी साहित्य जैसे ना रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियों के नाम, ये सब लिख कर 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, हिंदी आपका शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा। एकदम शानदार तरीके से आप तैयार कर लोगे और आप जितना चाहते हो कि मैं 70 में 70 लाऊं, आराम से आ सकता है, जबरदस्त तरीके से आ सकता है। लेकिन जब आप लोग इस प्लान के अनुसार चलेंगे तब आप डेली देखो, आप ऐसा टाइम टेबल, ऐसा सिस्टम बनाओ जैसे आप लेखक का पूरा जीवनी आ गया, आप टिक लगा दो, चलो भैया लेखक का हमारा तैयारी हो गई, फेयर बना लिया, इसको तैयारी में अच्छे से किया, फेयर नोट बना लिए। अब आ जाइए कवि वाला बना लिए, इसका भी सोचो। मैंने कवि का भी तो जीवन परिचय बना लिया, चलो ये टॉपिक खत्म। श्लोक आओ 3 श्लोक लिख लेते हैं आज, 3 नंबर 2 नंबर का काम हो गया। श्लोक लिख लिया, चलो भैया ये भी खत्म, आप चलो इसको पढ़ते रहते, रिपीट करते रहो। डेली जो कहते हैं ना कि डेली हिंदी में क्या पढ़ें, डेली पढ़ने के बचा तो है क्या? एक आध 2 निबंध, हर हफ्ते में 1 निबंध का प्रैक्टिस करो। एग्जाम हो समय जाते जाते कम से कम नहीं हो तो 10-15 का आप रिवीजन हो जाएगा और आप निबंध इतना बढ़िया से करके आ जाओगे, बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 9 नंबर नहीं तो 7-8 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। ये आपका हिंदी का निबंध की बात कर रहा था। प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दिया है, आपके क्वेश्चन बैंक में दिया है। आप क्या करते हैं ना, ये मतलब सोचते हैं झूठे, आप पेन उठाएंगे ना, कॉपी उठाएंगे, समय अपना वो करेंगे फालतू। अरे लिख लेने से ही आपको 40% याद हो जाती है, लिख लेने से 40% याद हो जाती है। जो बचता है आप लोग ऐसे भी याद कर लो, शानदार तरीके से याद हो जाए। आपको मैंने कहा कब देखा, मैंने टाइम बचेगा तो आपको उसका वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे। मैंने कोचिंग क्लास में मैंने पूरा इसको पढ़ा दिया सर, पूरी सारी चीजें मैंने पढ़ा दी इसको। संस्कृत मैंने पद्य भी पढ़ा दिए, सुभाष रचनान वगैरह ये चैप्टर जो संस्कृत में थी मैंने सब कुछ पढ़ा दिए। ग्रामर भी मैंने सारे ग्रामर पढ़ा दिए, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया। खंड काव्य वगैरह बचा है, ये सब भी पढ़ा दिया जाएगा। तो इस टाइम टेबल के अनुसार आप तैयारी करिए, तब जाके अच्छे मार्क्स आपके आ पाएंगे और शानदार तरीके से तैयारी करिए। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज समझ में आएगा। खंड अ क्या है, खंड ब क्या है, और खंड अ में 1 से 20 तक प्रश्न को विकल्पी आएंगे। और अगर हम खंड ब की बात करें तो यहाँ प्रश्न 1 से लेकर 9 तक पूछेगा और 1 से 9 तक में आप लोग को गद्य हिंदी का, पद्य हिंदी का, संस्कृत का गद्य, संस्कृत का पद्य, संस्कृत का पद्य, संस्कृत का गद्य, खंड काव्य, लेखक का जीवन परिचय, कवि जीवनी 1 श्लोक और हिंदी के में उत्तर देना, निबंध, ये सारे टॉपिक आपसे पूछ रहे हैं। तो इतना शानदार तरीका है, आज से ही आप लोग टाइम बना लो, आज से ही जाइए कॉपी लेते जाइए घर पे, आज से ही शुरू कर दीजिए। हाँ, काली नीली पेन लीजिए, 2 फायदे होंगे सर। एक तो 40% तुरंत याद हो जाएगा, दूसरा नंबर राइटिंग बैठेगा और तीसरी बात आपके पास हिसाब रहेगा, आज मैंने इतना पढ़ाई किया। और जाओगे इसे पेज पलटते जाओगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं। आप डेली उसको अगर आप पढ़ते चले जाएंगे तो इससे आपको कुछ मजा आने वाला नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। और मैं यही आपसे बार बार कोशिश करता हूँ कि आप लोग के सहयोग द्वारा और
हम लोग यही चाहते हैं कि उन सभी बच्चों के पास ये पहुंचे जो मतलब इस स्थिति में नहीं है कि वो ये पढ़ाई कर पाएं, या उनके पास एकदम समय की दिक्कत है, उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है, इस प्लान और योजना से तैयारी करें, हिंदी का कैसे प्रिपरेशन होने चाहिए। तो ये आपको मैंने प्रॉपर तरीके से चीज़ें आपको हमने बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।